आज हम लोगों को ये पढ़ना है एटम के रिलेशन में कि परमाणु जो होते हैं उनके अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। परमाणुओं के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये परमाणुओं के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है? जैसे आपने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, आप सभी ने देखा उस फॉर्मूले को। आपने देखा कि जो एटम होता है, हाइड्रोजन के लिए हमने फॉर्मूला बनाया। हाइड्रोजन एटम की एनवी जो ऑर्बिट होती है, एनथ ऑर्बिट, एनवी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, ऐसे एनवी कक्षा, उसमें एनर्जी का हमको एक फॉर्मूला मिला था 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में जो भी, एनवी स्थायी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी होती है उसके पास। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से आपसे पूछूं, अगर मैं इस फॉर्मूले से आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में, पहली स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे? आप n की जगह 1 लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E1 आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उनके पास इतनी एनर्जी रहा करेगी। दूसरा, अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप n की जगह 2 लिख देंगे। 2 लिखेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगी। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन तीसरी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाएगा हाइड्रोजन एटम में, उसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी, तो तीसरी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए n की जगह आप 3 लिख देंगे, 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 1 जार 9, नेगेटिव रहेगा, 9 1 जार 9, 9 5 जार 45 और 1 बचेगा, 9 1 जार 9। ये मैं और क्लियरली लिख देता हूं इसको, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी बताइए। n की जगह 4 लिख देंगे आप, 4 4 जार 16, 16 से इसको डिवाइड करिए, 0.168 जार 128, 128 के बाद कितने बचे? 8 पॉइंट लगा है, 0 इंक्रीज कर लिया, 80 हो गया, 16 5 जार 80। बस इतने से ही हम लोग समझ सकते हैं। निकालने को और भी आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकी जगह 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको क्या बताया, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में, एनवी स्थायी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी इतनी होती है। अब थोड़ा इस बात को ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके पास कितनी एनर्जी होती है? -13.6। ये न्यूक्लियस है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, क्या आपको याद है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट कितना दूर पड़ता है? 4 गुना, पहले वाले की अपेक्षा 4 गुना दूर। याद नहीं आया? ऑर्बिट का जो रेडियस होता था वो n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर पहला ऑर्बिट 1 डिस्टेंस पर है तो दूसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से 4 डिस्टेंस पर होगा, तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से 9 डिस्टेंस पर होगा, चौथा ऑर्बिट न्यूक्लियस से 16 डिस्टेंस पर होगा। तो सभी ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस ऐसा बराबर बराबर होगा, सीढ़ियां बराबर बराबर होंगी, ऐसा नहीं है। ये वाली बात कुछ आपको समझ में आती? आपने रेडियस का फॉर्मूला कल देखा था ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें। पहला ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट इससे 1 डिस्टेंस पर है, मान लो कुछ भी डिस्टेंस, पहला ऑर्बिट। तो दूसरा ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पर होगा? न्यूक्लियस से 4 डिस्टेंस पर होगा। तो पहली सीढ़ी तो एक
सेंटीमीटर पर आ गई, मान लिया 1 सेंटीमीटर पर आ गई, और दूसरी सीढ़ी न्यूक्लियस से 4 पे यानी कि पहले वाले से 3 डिस्टेंस पर आएगी। तो न्यूक्लियस के बाद पहली सीढ़ी तो 1 डिस्टेंस पर आई, लेकिन अगली सीढ़ी के लिए ये 4 गुना दूरी आपको ऐसा पैर उठा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इतना। तीसरा जो ऑर्बिट रहेगा वो 9 गुना डिस्टेंस पर रहेगा, यानी कि दूसरे और तीसरे के बीच में कितने का फर्क, 5 का फर्क आ जाएगा। चौथा वाला ऑर्बिट 16 डिस्टेंस पर। तो ये चीज आपको फील आना चाहिए कि अगर न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट बिल्कुल नजदीक है, दूसरा ऑर्बिट उससे दूर रहेगा 4 गुना दूरी पर, तीसरा उससे 9 गुना दूरी पर, चौथा पहले वाले से 16 गुना दूरी पर। इस तरह से क्या जिस तरीके से आपके घर में छत में जाने के लिए बराबर बराबर डिस्टेंस पर सीढ़ी होती हैं, तो क्या बराबर बराबर डिस्टेंस पर ऑर्बिट हैं? नहीं है। पहला ऑर्बिट तो बड़ा छोटे कदम पे मिल जाएगा, दूसरे ऑर्बिट के लिए आपको पहले के अपेक्षा 4 गुना डिस्टेंस पर मिलेगा, फिर 9 गुना डिस्टेंस पर मिलेगा। तो बराबर बराबर डिस्टेंस नहीं है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। अब पहले वाले ऑर्बिट में पहला जो स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर ही लगाता है, बाकी ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन बाकी उसका ऑर्बिट ही नहीं है क्योंकि वो चक्कर नहीं लगाता। पहले स्टेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, इतनी। दूसरे में जो चक्कर लगाते हैं उनके पास, तो इनके बीच की ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहां है? तो आंसर है कि इनके बीच के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है एटम में। भाई आप खुद देखिए ना, जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसके पास एनर्जी कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13 का ये आ गया, -13.6 का ये इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसके पास सीधे एनर्जी कितनी हो गई बढ़ के, -3.4। तो ये बीच वाले कहां गए, 10 वाले कहां गए? ये सब बीच वाले -13 से 3 तक पहुंचने में जो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये सब इलेक्ट्रॉन कहां है? इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कहां है एटम में? तो आंसर है इतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर होते ही नहीं है। या तो इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद सीधे इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसकी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने से बाद सीधे जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे बस इतनी ऊर्जा के मिलेंगे आपको। इनके बीच की जो भी ऊर्जा के मान हैं उतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन कहां हैं? तो आंसर है उतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते ही नहीं है। तो अगर आप परमाणु के अंदर देखेंगे तो परमाणु के अंदर इन्हीं ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन आपको मिलते ही हैं। इनके बीच की ऊर्जाएं या इनसे अलग ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉनों की नहीं होती। इनसे अलग ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के अंदर नहीं रहते, होते ही नहीं है। बात समझ में आई? कि फिर से मैं बताऊं, किसी भी परमाणु के भीतर, ये मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा न सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बल्कि सभी परमाणुओं के लिए है। और इस बात को थोड़ा आपको अच्छे से समझना है। एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम पढ़ रहे हैं हम लोग, परमाणु के ऊर्जा स्तर, ये आपके सिलेबस में है 2020-21 वाले सिलेबस में। वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे कम अगर ऊर्जा के होंगे तो इस ऊर्जा के होंगे, इसके बाद अगर थोड़ी ज्यादा ऊर्जा की ओर चलेंगे आप तो फिर इतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जिसके पास -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो, -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो, -9, -8, इतनी ऊर्जा का कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर आपको मिलेगा ही नहीं, होता ही नहीं है उसके अंदर। इसके बाद डायरेक्ट इतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद डायरेक्ट इतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नेगेटिव। इनके बीच की ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं होते। तो हम एक दूसरी भाषा में ये भी तो कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विभिन्न ऊर्जा के स्तर होते हैं। एक चीज मैं और बताऊं आपको, हालांकि पहले भी मैं एक बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं। अभी जिन्हें हम कक्षाएं बोलते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा,
ये बोलते हैं। अब से हम उन्हें क्या बोलना शुरू कर देंगे? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स। याद रहेगा आपको? तो जो पहली कक्षा, इलेक्ट्रॉनों की जो पहली कक्षा है वो एक्चुअली क्या है? परमाणु का प्रथम ऊर्जा स्तर है। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की जो दूसरी स्थायी कक्षा है एक्चुअली वो क्या है? परमाणु का दूसरा ऊर्जा स्तर, क्योंकि इसके बीच की एनर्जी एटम के भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों के पास होती ही नहीं है। तीसरी कक्षा, जिसको हम थर्ड ऑर्बिट बोलते आ रहे हैं अभी तक, अब हम उसको क्या बोल देंगे? सीधे परमाणु की तीसरी ऊर्जा स्तर, थर्ड एनर्जी लेवल, उसको हम कह देंगे। तो ये बात जो हम आपको बता रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों के कुछ ही ऊर्जाएं होती हैं, सारी ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो जो भी एनर्जी लेवल आपका होगा, या जो भी अभी तक हम कक्षा बोलते थे जिसको, अब हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे? एनर्जी लेवल। ठीक है? जो फर्स्ट एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम का पहला ऊर्जा स्तर कितनी एनर्जी का होता है? तो आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। हाइड्रोजन परमाणु का सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितनी ऊर्जा होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम का जो थर्ड एनर्जी लेवल होता है उसमें कितनी एनर्जी रहती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं उससे एक बात पता लगती है कि परमाणु के भीतर केवल कुछ ही एनर्जी के लेवल रहते हैं, सारी एनर्जीज का लेवल आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। हर पॉइंट आपको मिल जाए एनर्जी का, ये पॉसिबल नहीं है। केवल कुछ जो सर्टेन एनर्जी के लेवल्स ही आपको मिलते हैं। ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल कुछ ही ऊर्जाओं का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि परमाणु के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाई चांस मैंने उनको एनर्जी दी, एनर्जी मैंने उनको इलेक्ट्रॉन्स को दी, तो हम देखते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण भी करते हैं और कुछ निश्चित ऊर्जाओं का उत्सर्जन भी करते हैं। मतलब ऊर्जाओं, कुछ निश्चित ऊर्जाओं का अवशोषण करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता है कि जितनी ऊर्जा दो सब भर लें अपने भीतर, ऐसा नहीं होता। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी ऑनेस्ट। इलेक्ट्रॉन बहुत ईमानदार होते हैं इस काम के लिए कि उनको जब आप एनर्जी देते हैं तो वो लालच में जो भी एनर्जी दो वो ले लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो केवल कुछ ऊर्जाओं का ही अवशोषण करते हैं और अपने अंदर से मौका पड़ने पर जब हम उन्हें एक्साइट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं एनर्जी निकालने का, तो वो कुछ ही ऊर्जाएं, वही वाली ऊर्जाएं अपने अंदर से निकालते भी हैं। मेरी कुछ बात समझ रहे? जैसे आप एक चैम्बर में हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं को भर दीजिए, उसके बाद एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स भेजिए उनको एनर्जी देने के लिए। भाई एनर्जी देने का मतलब एक्साइट करना, और एक्साइट कैसे करते हैं? करंट फ्लो करवाते हैं। करंट फ्लो करने से एक्साइट कैसे हो जाते हैं? तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस परमाणु से टकराते हैं उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं, वो एक्साइट हो जाता है, उसको ऊर्जा मिल जाती। तो हमने क्या देखा कि जब हम कोई भी मटेरियल लेते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब हम एनर्जी देते हैं तो वो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा में से कुछ निश्चित ऊर्जा को ही अवशोषित भी करते हैं और मौका पड़ने पर कुछ निश्चित ऊर्जाओं को ही उत्सर्जित भी करते हैं। उनमें ये लालच नहीं होता कि जितनी ऊर्जा मिल गई है पूरी की पूरी ऊर्जा रख लो, जैसा इंसान में पैसे को लेकर होता है। जो भी पैसा मिलता है अधिकतर ऐसा अभी ग्रीडीनेस हो गया है लोगों के भीतर कि कहीं से भी आप देखें। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप भी ऐसा होता है कि कोई घर में अगर आए आपसे और आपसे बोल देता है कि पापा नहीं है, आपके पापा बोल गए थे कि 10,000 रुपये घर से जाके ले लेना,
तो वो बोलेगा कि लाइए 10,000 रुपए दीजिए, पापा ने कहा था कि घर जाओ 10,000 ले लो। तो आप सैकड़ों क्वेश्चन उससे करेंगे, कब कहा था, क्यों कहा था, किस लिए बोला था, आपसे लिए थे क्या उन्होंने, सैकड़ों क्वेश्चन करेंगे, वो आदमी उब जाएगा। ठीक है, उसको छोड़िए, एक दूसरा आदमी एक दिन आ जाता है, वो 10,000 की गड्डी लेके आ जाता है सीधे, और आपको जैसे ही आप दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, आपके यहां से कोई भी बाहर निकला और वो ये दिखाता, ये लो 10,000 पापा ने कहा था कि दे देना जाके घर में। आप पूछोगे नहीं और उसकी बात भी पूरी नहीं होने पाएगी, पकड़ पहले लोगे, बाद में पूछोगे काहे के मारे। तो ये एक कितना अजीब है ना, लेकिन ये चीज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नहीं होता। ये होता है ना नॉर्मली ऐसा कि आप 10,000 गड्डी पकड़ाओ तो वो पकड़ने वाला ले पहले लेगा, वो बात की बात है कि क्यों कहा था, किस लिए, कब बोला था, ये उस बार उस केस में क्वेश्चंस बाद में होंगे और लेने वाले केस में क्वेश्चंस पहले होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन इन मामलों में बड़ा साफ सुथरा नेचर है उसका। इलेक्ट्रॉन करता क्या है कि कुछ ऊर्जाओं को ही वो अवशोषण भी करता है, कुछ ऊर्जाओं को ही वो अपने अंदर से उत्सर्जित भी करता है। देखिए कितनी ईमानदारी है उसके भीतर। एक ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऊर्जा को ही अवशोषित करता है, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी इसको दे देते हैं तो बस उतनी ले लेता है, बाकी छोड़ देता है, वो नहीं लेता ज्यादा। तो इस बात को समझने के लिए कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर ही होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जाओं को अवशोषण और उत्सर्जन करता है, इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आर्गुमेंट जो मैं दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनों को, किसी भी परमाणु को जब आप ऊर्जा देंगे तो उसके भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या चाहे जो ऊर्जा दे दो और वो ले लेंगे, ऐसा नहीं, कुछ निश्चित ऊर्जाएं लेंगे। अगर उससे कम एनर्जी देंगे आप तो नहीं लेंगे, उससे ज्यादा ऊर्जा दोगे तो भी या तो नहीं लेंगे और या तो अपने मतलब की एनर्जी उससे निकाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इतनी ईमानदारी, बात समझ रहे? इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि लेनार्ड ने, फ्रैंक ने, हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, और उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से वाकई में ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन के कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर ही होते हैं, उसका भी अपना एनर्जी का एक लेवल होता है। जैसे आप सबका एक लेवल है, उस लेवल से नीचे उतर के काम नहीं करोगे, उस लेवल के ऊपर जाके काम नहीं करोगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक एनर्जी लेवल है, उस लेवल से नीचे गिरकर इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लेता है और उस लेवल से ऊपर जाकर के भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लेता है। उसके लिए मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं लेनार्ड, फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हमको क्या दिखाता था। ऊर्जा स्तर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा मतलब लाइट, विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा प्रकाश का विनिमय का मतलब लेन देन, लेन मतलब अवशोषण, देन मतलब उत्सर्जन। विकिरण ऊर्जा अथवा प्रकाश का विनिमय संतत ना होकर ऊर्जा की निश्चित मात्रा hν के फोटोनों द्वारा होता है, क्योंकि प्लांक ने बताया था कि लाइट या रेडिएशन के पास hν ऊर्जा के क्या होते हैं, फोटोन। बात समझ में आई? तो जब एटम एनर्जी अवशोषित करेगा तो देखो, अगर एक फोटोन अवशोषित कर लिया तो कितनी ऊर्जा उसने ले ली, hν। 2 फोटोन अवशोषित कर लिए तो 2hν, 3 फोटोन अवशोषित कर लिए तो 3hν। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 2.5hν ऊर्जा ले ले वो किसी से? क्यों? क्योंकि एक फोटोन आता ही hν एनर्जी का है, तो 2.5hν ऊर्जा कहां से ले सकेगा वो? 0.5hν एनर्जी का फोटोन होता ही नहीं है ना। तो वो चीज आपको बताई गई कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, चाहे जितनी ऊर्जा दे दो वो ले ले, ऐसा नहीं होता, कुछ निश्चित मात्रा के फोटोनों द्वारा ही होता है, क्योंकि hν के अलावा 0.5, 1.2 इतनी एनर्जी के फोटोन भी तो नहीं होते। स्पष्ट है कि किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा या तो hν होगी या 2hν होगी या 3hν होगी, ऐसे ही होंगे। क्या किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित, चाहे अवशोषित करने की बात हो या अपने अंदर से ऊर्जा निकालने की बात हो,
वो कैसे हो सकते हैं? क्या कभी भी ये एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन 1.2 एच न्यू ऊर्जा का हो सकता है? 1.2 एच न्यू ऊर्जा का क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए 1 एच न्यू चाहिए, 0.2 एच न्यू चाहिए, और 0.2 एच न्यू तो एनर्जी किसी फोटोन के पास नहीं होती। तो या तो 1 एच न्यू होगा ऊर्जा का अवशोषण, या 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, जैसे आप ही हैं, गेट से जब आप अंदर आते हैं तो यहां पर जितने भी बच्चे बैठते हैं, मैं बोलता हूं यहां पर 5 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, कभी ये कहा गया कि यहां पर 10.7 बच्चे बैठे हुए हैं? ऐसा तो नहीं बोला गया। क्यों? बच्चा छोटा हो या बड़ा, नंबर तो पूरा एक ही माना जाएगा उसका। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये चीज है। तो इतनी एचन्यू ऊर्जा के ही फोटोनों में अवशोषण और उत्सर्जन हो सकता है, इनके बीच में नहीं हो सकता। अब आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि उत्सर्जन व अवशोषण पदार्थ के परमाणुओं द्वारा होता है। एनर्जी को उत्सर्जित करना हो या एनर्जी का अवशोषण करना हो, ये दोनों ही काम कौन करता है? एटम करता है। इसका अर्थ है कि परमाणुओं की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान ही हो सकते हैं, क्योंकि या तो वह एच न्यू अवशोषित करेगा, या 2 एच न्यू करेगा, या 3 एच न्यू करेगा, और अवशोषण और उत्सर्जन करने का काम किसका है? परमाणुओं का। इसका मतलब है कि परमाणुओं के कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरीय होंगे, सभी ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं कर सकता वो, केवल कुछ सुनिश्चित ऊर्जा होती है। इन्हें ही परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं इनको। अच्छा, इस तथ्य की पुष्टि लेनार्ड ने तथा फ्रांकोआ हर्ट्ज ने प्रयोगों द्वारा की। लेनार्ड ने भी की थी, और उधर फ्रांक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। कैसे की? उन्होंने एक ये चैम्बर लिया, इस चैम्बर में बर्तन ले लिया, मान लो एक चैम्बर ले लिया, उस चैम्बर में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने पारे की वाष्प भरी हुई थी, मरकरी की वाष्प भरी हुई थी, पारे की वाष्प, मरकरी की वेपर भरी हुई थी उन्होंने। ठीक है। और मरकरी की वेपर भर करके एक तरफ से इधर से एंट्री पॉइंट बनाया था, और एक तरफ दूसरे तरफ से एग्जिट बनाया था उन्होंने, कि एक तरफ से हम इलेक्ट्रॉनों को भेजेंगे और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकाल लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही? तो एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था, कुछ उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं थी। पर यह एक्सपेरिमेंट किसके साथ हुआ था? पारे की वाष्प भरी गई थी उसके भीतर, बाकी सब निर्वात पैदा किया गया, पारे की वाष्प इस पे भर दी गई। एक तरफ से इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाएगा और दूसरी तरफ से निकलने जो इलेक्ट्रॉन, एक तरफ से भेजोगे दूसरी तरफ निकलेंगे भी, तो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन भेजे जाते थे इनको हम ऊर्जा दे के भेजते थे कि ले तुम इतनी ऊर्जा लो और यहां से जाओ। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आएंगे तो ये पारे के बीच के परमाणुओं से क्या होगी? इनकी टक्कर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा चैम्बर पार कर जाए, टक्कर ना हो पाए, तो पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत कम होगा। अधिकतर केस में क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो जो बिना टक्कर के भी पार कर जाए, पॉसिबिलिटी है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे उसको हम कितनी एनर्जी दे के भेजेंगे? कैपिटल ई। जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसके पास ऊर्जा होगी कैपिटल ई, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी? ई डैश। ये मान लेते हैं, तो मैंने लिख दिया कि माना ई कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, और ई डैश क्या है? कक्ष से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो देखो, क्या पता लगाना चाहते हैं कि वाकई में एटम ईमानदार है कि नहीं है? हम ये पता लगाना चाहते हैं, यही तो हम बात कर रहे थे ना, अभी तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉन की, कि बड़ा ईमानदार होता है और वो बस इसी ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उत्सर्जित करेगा, उससे ज्यादा ऊर्जा दोगे तो नहीं लेगा, या लेगा तो अपने काम भर की लेगा, बाकी आपको छोड़ देगा। अब सारा क्लियर हो जाएगा, उसकी ईमानदारी का जितना भी वो ईमानदार है, सारी बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। क्या होगा अब आप देखो, इसका मतलब समझ लो, यहां से हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या दे के भेजेंगे? एनर्जी दे के भेजेंगे।
यहां पर जाके एटम्स से वो क्या करेगा, टक्कर करेगा। टक्कर करेगा तो वो अपनी ऊर्जा देगा उसको। अब अगर परमाणु से टक्कर होगी और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को ऊर्जा देगा, तो देखना यह है कि वाकई में बड़ी ईमानदारी से वो कुछ ही ऊर्जाओं को ले पाता है, या जितनी ऊर्जा मिल जाती है सबको बोलता है कि रखो यार देखा जाएगा। क्या ऐसा होता है? ये चीज हमको देखना है। तो हम तो क्या बात कर रहे हैं कि केवल कुछ ही ऊर्जाएं अवशोषित भी करेगा, और जब बाद में कोई इसके अलावा दूसरा हम एमिट करवाएंगे तो उतनी ऊर्जाओं को उत्सर्जित भी करेगा वो। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस लिए। ऑब्जर्वेशंस कैसे लिए, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, आप गौर से देखिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि जब उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भेजे उन्होंने यहां से, उनकी ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखी। देखो E क्या है, याद रखिएगा, प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, और E डैश क्या है, चैम्बर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो आप देखें E को उन्होंने कितना रखा, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। मींस जो इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने चैम्बर में एंटर करवाया, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कितनी थी? आंसर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। ठीक, बाई चांस हमने 10 यहां से प्रवेश करवाए और उन 10 की 10 की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसी रखी हमने, तो हम हैरान रह गए ये देख करके। क्या देख करके हैरान रह गए? कि यहां से वो 10 इलेक्ट्रॉन निकले और सबके पास 4.86 से जितनी ऊर्जा के हमने इलेक्ट्रॉन भेजे थे, ज्यों की त्यों ऊर्जा लेके सब बाहर निकल गए। देखो कि जब प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी, तो जो ई डैश है यानी कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा वो उतनी ही थी जितनी ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए थे, उतनी ही ऊर्जा उनके पास पूरी की पूरी थी। इसका क्या मतलब, अब आप खुद समझ सकते हैं, बताइए। इसका मतलब है कि क्या इलेक्ट्रॉनों की इन परमाणुओं से टक्कर नहीं हुई होगी? टक्कर तो हुई होगी। इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर पूरी ऊर्जा जितनी भेजी पूरी की पूरी लेके बाहर आ गए, इसका मतलब साफ है कि परमाणुओं से टक्कर हुई होगी, लेकिन इनमें से किसी भी परमाणु ने उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का अवशोषित नहीं किया। अगर अवशोषित कर लिया होता तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाती, कुछ कम हो जाती। लेकिन हमने देखा कि यहां से हमने 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भेजे, और जिस ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो सेम वही ऊर्जा थी जिसके हमने भेजे थे। इसका मतलब साफ है कि जो पारे के परमाणु हैं वो 4.86 कितनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भेजे थे, 4.86 से कम। इससे कम ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते। अगर करते होते तो कर न लिया होता। तो हमने यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भेजे वो सब बाहर आए, जितनी ऊर्जा के भेजे उतनी ही ऊर्जा के बाहर आए। तो क्या टक्कर नहीं हुई होगी? पक्का पॉसिबल है टक्कर हुई होगी। अगर कोलिजन हुआ होगा तो फिर क्या एनर्जी इन परमाणुओं ने एब्जॉर्ब नहीं की? आंसर यही हुआ होगा कि इन परमाणुओं ने अवशोषित नहीं किया होगा। इसका मतलब साफ है कि पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा अगर दोगे तो वो नहीं लेगा। अब यही हमने लिखा, अर्थात पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते। देखा गया और वाकई में ऐसा लग रहा है कि कुछ ईमानदारी झलकने लगी कि इससे कम एनर्जी हम नहीं लेंगे। उसके बाद देखते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। जब E 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया गया, जब यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हमने ऊर्जा थोड़ी बढ़ा दी, और बढ़ा के कितनी कर दी? अब हमने पहले कितने ऊर्जा के भेजे थे? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के भेजे थे। अब हमने एग्जैक्टली बिल्कुल 4.86 वाले ही भेजे, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उन सब की ऊर्जा कितनी है बताइए? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंतजार हमें इस बात का है कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होगी। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ऐसे थे
जिनकी ऊर्जा कितनी हो गई थी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 हो चुकी थी। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी ऊर्जा अभी भी उतनी ही थी, देखो E डैश बराबर E। कुछ इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे थे जो उतनी ही ऊर्जा लेके बाहर निकल आए थे। फिर से सुनिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सेकंड कंडीशन, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, क्या किया है बताइए? कितने एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भेजे हमने? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भेजे हमने, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बाई चांस 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमने भेजे और सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी ऊर्जा है? 4.86। बाहर भी निकले 100, लेकिन हमने देखा कि उनमें से 97 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 0 हो चुकी है। अब ऊर्जा 0 हो गई, ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब है कि उनकी टक्कर परमाणुओं से हुई होगी और उन परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉन से ज्यों की त्यों ऊर्जा क्या कर ली होगी, और अब उनके पास क्या बची? 0। वो बाहर निकल गए। वो 0 ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमको। तो फिर ई ऊर्जा वाले क्यों मिल रहे हैं? तो ई ऊर्जा वाले इसलिए मिल रहे हैं, हो सकता है ये एक आध केस में पॉसिबिलिटी है कि उन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर ही ना हुई हो किसी से। टक्कर नहीं हुई तो उनकी ऊर्जा ट्रांसफर भी नहीं हुई, उनकी ऊर्जा एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाई। कुछ बात समझ में आई? लेकिन अब हमको पता चला, देखो 4.86 से जब कम दिया था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेके बाहर निकल गए, ऊर्जा लिया ही नहीं परमाणुओं ने। और जब हमने 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो परमाणुओं ने धड़ाधड़ ऊर्जा का क्या करना शुरू कर दिया? अवशोषण स्टार्ट कर दिया। हमको क्या पता चला कि 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण परमाणु करते हैं। अर्थात पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इससे कम का नहीं करते। समझ में आया? तो इससे कम ऊर्जा वो नहीं लेते। अब देखो, अगर लालच होता उनको तो जितनी मिले उतना ही उनके लिए अच्छा है, लेकिन उतने का नहीं लेते। वो पहली अगर ऊर्जा कोई अवशोषित करेंगे तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, उससे कम ऊर्जा कितना भी देते रहे वो नहीं ले सकते। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या लिया गया? थर्ड ऑब्जर्वेशन लिया गया, अब हमने यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी थोड़ी बढ़ा दी। कितने के भेजे थे? 4.86, उससे थोड़ी ज्यादा कर दी, लेकिन 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने कैसी रखी? कम। देखो, जो एनर्जी हमने भेजी वो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसी है? कम, लेकिन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसी है? ज्यादा। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन्स which are entering inside the chamber having energy less than 6.67 electron volt but greater than 4.86 electron volt. Now we have to see that what will happen. अब हमको देखना है कि क्या होगा आखिरकार। तो हमें क्या पता चला, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बताओ? 4.86 से ज्यादा ऊर्जा के अब जा रहे हैं, लेकिन 6.67 से कम है। तो 4.86 से ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिए। अब बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फिर हमने वेट किया, बाहर निकले, उनकी एनर्जी नापी, हमने देखा क्या मिला। तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या तो पूरी की पूरी ज्यों की त्यों हमको मिल गई। क्यों मिली? अब आप समझ रहे हैं, ज्यों की त्यों ऊर्जा क्यों मिल गई? इसका मतलब हो सकता है इनकी किसी से टक्कर, हाँ, लेकिन ये बहुत कम थे। जो पूरी की पूरी ऊर्जा लेके बाहर निकल गए, इनके पास ऊर्जा ये ऐसे इलेक्ट्रॉनों का नंबर बहुत कम था। बाकी इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ कि जितनी ऊर्जा हमने भेजी थी उसमें से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कम हो चुकी थी। हमने मेजर किया, उसमें से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा घट गई थी उनकी। कुछ बात समझ में आई कि जब हमने कितनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यहां से भेजे हैं बताइए? मोर देन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस देन 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो कुछ के पास तो कितनी ऊर्जा थी? सेम उतनी ही जितनी वो लेके प्रवेश किए थे। और कुछ की ऊर्जा कैसी हो गई थी? 4.86 घट चुकी थी। बाकी
बाकी उन्हीं के पास थी। बाकी क्या थी? बाकी उन्हीं के पास थी। जैसे जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 4.8 से ज्यादा का भेजे ना हमने, तो कुछ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के होंगे। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो गए परमाणु से टकराए, परमाणुओं ने इस 5 वाले से कितनी ऊर्जा ले ली? 4.86 ले ली। बाकी कितनी बची? 0.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बची। वो क्या हुआ? वो उस इलेक्ट्रॉन के पास ही रही और उतनी ऊर्जा लेके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। देखिए वाकई में काफी ऑनेस्ट है कि उसने अगर वो लेना चाहता तो पूरी 5 ले लेता ना, लेकिन पूरी 5 नहीं लेता। उसको कितनी चाहिए? बस जितनी उसके लिए उसका पेट है, जितना उसका इससे पेट भरेगा बस उतना ही उसको चाहिए। 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही उसको चाहिए। बाकी जो तुम लेके आए हो सब लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये चीज उसके अंदर है। अभी भी नहीं समझ में आई बात? आपको आ रहा है समझ में? तो इतनी ऊर्जा के निकले। इससे हमको क्या पता चला कि पारे के परमाणु केवल इतनी ऊर्जा का ही अवशोषण करते हैं तथा बची हुई ऊर्जा उनके पास ही रह जाती है। उनके किनके पास? इलेक्ट्रॉनों के पास ही रह जाती है। बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास रह जाती है। इलेक्ट्रॉनों के पास ही रह जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, यहां से फिर जो इलेक्ट्रॉन भेजे थोड़ी एनर्जी बढ़ा दी। अब उनकी अब हमने एनर्जी एग्जैक्टली 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। चौथा प्रेक्षण, सीधे सीधे जो इलेक्ट्रॉन भेजे वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के भेजे। यहां से भेजे, यहां से निकले, उनकी एनर्जी हमने मेजर की और हमने क्या पाया? हमने पाया कि उनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी ऊर्जा कितनी हो गई थी? कुछ ऐसे थे जिनकी ऊर्जा में 4.86 के बराबर कमी आ चुकी थी, और कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो पूरी की पूरी ज्यों की त्यों ऊर्जा लेके बाहर निकल गए थे। अब अगर आप समझ रहे हैं तो इन तीनों का मतलब आप मुझे बता सकते हैं। बताइए, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन अब आपको मिले बाहर निकलने वाले। अंदर प्रवेश किए थे तो सबकी ऊर्जा कितनी थी? 6.67। जब बाहर निकले तो 3 प्रकार की ऊर्जाओं वाले इलेक्ट्रॉन हमको मिले। कौन कौन से? अधिकांश की ऊर्जा कितनी हो चुकी थी? 0। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? हाँ, क्या मतलब हुआ? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को परमाणुओं ने पूरी की पूरी अवशोषित कर ली। इसका मतलब है 6.67 को भी वो क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। पहले किसको अवशोषित करते थे? 4.86 को। उसके बाद सीधे 6.67 को। उनकी बीच की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते। E-4.86 का क्या मीनिंग है? कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी कम हो गई होगी। मतलब जब टक्कर हुई होगी तो कुछ परमाणुओं ने पूरी 6.67 नहीं ली तो 4.86 ले ली, क्योंकि उसको भी तो वो अवशोषित करा करते थे। उनका बस उतने से काम बनना होगा, तो 4.86 ले ली। और पूरी की पूरी ऊर्जा लेके कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसका क्या मतलब है? इन इलेक्ट्रॉनों की परमाणुओं से एक भी परमाणु से कोलिजन नहीं हुआ होगा, वो वाले एटम बाहर निकल गए होंगे। नहीं समझ में आया? ये तीनों का मतलब कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो अभी तक के ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा? अर्थात 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद दूसरी ऊर्जा जो पारे के परमाणु अवशोषित करते हैं वो है 6.67। तो 4.86 से कम भेजो, अवशोषित होंगे क्या? या सिंपल से बताइए, कौन कौन सी ऊर्जा पारे के परमाणु अवशोषित करेंगे? या तो 4.86 ऊर्जा का अवशोषण करेंगे या 6.67 का करेंगे। इनके बीच की ऊर्जा अगर भेजोगे भी उनको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं लेंगे। और अगर लेंगे भी तो बस अपने मतलब की, या तो 4.86 या 6.67। तो अब तक हमने देखा कि पारे के परमाणु या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या 6.67। ऐसे और बढ़ा बढ़ा के भेजे। एक्सपेरिमेंट तो समझ आ गया आपको? ऐसे और भी हमने बढ़ा बढ़ा के भेजे। 5th जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा उसमें यह था कि जब हमने 8.84 के भी भेजे तो देखा पर भी ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है।
मतलब 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को भी परमाणु क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो कौन कौन सी ऊर्जा अवशोषित हो रही अब तक पारे के परमाणुओं द्वारा? सबसे पहले 4.86, दूसरा 6.67, तीसरा 8.84, और इनके बीच की ऊर्जाएं अगर आप दोगे तो क्या करेगा, अवशोषित नहीं करेगा। और अगर अवशोषित करेगा भी तो बस इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा अवशोषित करेगा। ये कुछ भी दे दोगे तो वो उसको रख ही लेगा, ऐसा नहीं करता। सिक्स्थ प्रेक्षण और बढ़ा दी हमने एनर्जी, 8.84 से भी ऊपर कर दिया। तो जब हमने ऊर्जा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ ही गया है, इसलिए बीच के अब हमने पॉइंट नहीं लिखे, क्या करना है लिख करके, सब में यही सब आता रहता। अब हम मेन पॉइंट पे उतर आए केवल कि 6.67 के बाद 8.84 का अवशोषण कर लेंगे, और इसके बाद सीधे जब ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते चेक करते हैं और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स यहां से भेजते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के जब इलेक्ट्रॉन भेजे तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के एग्जैक्टली 10.4 के जब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे तो हमने भेजे 100 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 लाख निकल पड़े। छी, कैसे हो गया? बात समझ रहे? ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? और अब ये आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि 10.4 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आपने भेजे, अगर हमने भेजे यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स तो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। हमने तो 100 भेजे थे तो 1000 बाहर कैसे आ गए? हुआ यूं कि जब 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि ये इलेक्ट्रॉन जाते थे और जिस भी परमाणु को टक्कर मारते थे उसके खुद के भीतर के इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे, वो छिटक के बाहर आ जाना शुरू हुए। तो हमने भेजे 100 और अंदर जाके इतना भड़बड़ाहट हो गई, इतनी टक्करें हो गई कि 100 से वो जो पारे के परमाणु थे उनके भी इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ गए। इतनी हाई एनर्जी ये थी पारे के परमाणुओं के लिए। तो 100 तो ये हमारे द्वारा भेजे थे, ये निकलेंगे। दूसरे जो पारे के परमाणुओं से टक्कर हुई और उनके खुद के विचारों के इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ गए। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यह घटना क्या कहलाती है? आयनन। हम बोलते हैं कि परमाणु क्या हो गया? आयनित हो गया, आयोनाइज हो गया है। इसका मतलब है कि पारे के परमाणु क्या हो गए हैं? आयनित। कितनी ऊर्जा से? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से। तो हम कह सकते हैं कि पारे के परमाणुओं की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 10.4। तो क्यों इलेक्ट्रॉनों का नंबर अचानक बढ़ गया? पता लगा क्योंकि जो हमने भेजे वो तो निकले ही बाहर, और जो पारे के परमाणुओं से टक्कर हुई उनसे इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ गए, वो भी तो बाहर आएंगे, वो बाहर आएंगे। इसलिए अचानक से यकायक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब E बराबर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। देखो उसके पहले ये नहीं हुआ और अचानक से इसमें बढ़ी, तो कुछ तो हैरानी की बात थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पारे के परमाणु 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करने पर स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने लगते हैं। विचारों की इतनी जोर से टक्कर हो गई, इलेक्ट्रॉन इतनी जोर से मारेंगे जाके कि उनके खुद के परखच्चे उड़ जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अर्थात 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पारे के परमाणुओं की आयनन ऊर्जा होती है। तो पारे के परमाणुओं की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात कुछ समझ में आई आपको? तो इस तरह से अब बताएं, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि ये हमने किसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया? पारे के परमाणुओं को लेकर। लेकिन देखा गया कि चाहे जिसके परमाणु लेकर एक्सपेरिमेंट करें यही होता है। और अब आपको समझ में भी आ गया कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उसके जो परमाणु होते हैं उसके विभिन्न प्रकार के एनर्जी लेवल होते हैं, अर्थात वो कुछ ही ऊर्जाओं का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करेंगे। कोई भी ऊर्जा दे दो
तो वो उसको अवशोषित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ज्यादा दे भी दोगे तो वो उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे जितनी उनको जरूरत है, या जितने का वो अवशोषण करते हैं जो उनका एनर्जी लेवल है, उसके बाकी ऊर्जा आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि परमाणुओं के पास क्या होता है, एनर्जी लेवल। आप जानते हो इसको एक ग्राफ में दर्शाया जाता है, एक ग्राफ बना के इसको दिखाया भी जाता है। तो अब हम उसको ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उस ग्राफ को बनाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो परमाणुओं के द्वारा अवशोषण ऊर्जा का होता है या उत्सर्जन होता है, वो कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही होता है, सभी ऊर्जाओं के अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होते। अर्थात परमाणुओं के कुछ निश्चित एनर्जी लेवल होते हैं, उस एनर्जी लेवल से नीचे या उस एनर्जी लेवल से ऊपर की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन वो नहीं करता। इस बात को हम चाहें तो एक ग्राफ बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में जो ये हाइट होगी, ऊंचाई, ऊंचाई से हम ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आप देखो, और हाइट से हम ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे उसको रिप्रेजेंटेशन। जब हमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ एनर्जी दिखानी है, तो बस हाइट में एनर्जी दिखाएंगे। कम हाइट वाले लेवल की एनर्जी कम, उससे ज्यादा हाइट वाले लेवल की एनर्जी उससे ज्यादा, ऐसे शो करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखें, ये सबसे निचला ऊर्जा स्तर है। आपने अभी अभी देखी पारे के परमाणु का मैं दिखा रहा हूं आपको, याद रखिएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मरकरी एटम। पारे के परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में? पारे के परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख। इसमें हाइट से हम क्या दिखाया करेंगे? एनर्जी को दिखाएंगे। तो सबसे पहला एनर्जी लेवल जो पारे का परमाणुओं का था वो कितना था? 4.86। यहां पर आप मान सकते हैं 0। पहला जो एनर्जी लेवल उनका मिला हमको कि इससे कम ऊर्जा का वो अवशोषण नहीं करते थे। पहला जो एनर्जी लेवल हमको उनका मिला वो मिला था 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? यहां पर एनर्जी कितनी? 0, और पहला जो हमको मिला वो कितना मिला? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद दूसरा एनर्जी लेवल कितने का मिला था? 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बीच की ऊर्जा के लेवल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी बीच की ऊर्जा को वो अवशोषण या उत्सर्जन करते ही नहीं है। यहां भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो, अगर हाइट से हम एनर्जी दिखा रहे हैं तो ये वाली हाइट, ये वाली ऊंचाई कितनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच वाली एनर्जी कहां है? आंसर ये एटम में नहीं होती, ये वाला एनर्जी लेवल एटम के पास नहीं होते। 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच वाली एनर्जी आप ढूंढने जाओगे, इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद कौन सा आया? 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इतनी ऊर्जा का लेवल इनका आएगा, इनके बीच के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। 8.84 के बाद जब और आगे चलोगे आप, तो उसके बाद यहां पर एक मिलेगा 10.4। इसको मैं ऐसे सीधे बना देता हूं, हटा देते हैं इसको, ये मैं ऐसे इसको कर देता हूं। ये ऐसे करने का क्या मतलब है कि ये 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कि 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पाते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आयनित हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए परमाणुओं के अंदर से। तो ये वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। ठीक है, एक चीज मैं और बताऊं, ये जो इनका लेवल होता है एनर्जी का, ये लेवल, फिर उससे ऊपर का लेवल, फिर उससे ऊपर का, फिर उससे ऊपर का, ऐसे ये जो लेवल होता है
इसे हम बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। इसे कौन सा लेवल बोला जाता है? ग्राउंड एनर्जी लेवल, या इसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी लेवल। मिनिमम एनर्जी लेवल। मिनिमम एनर्जी लेवल इसको कहते हैं। इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अगर ये कोई भी नाम इसमें से लिया जाए तो आप समझ जाना कि ये वाला स्टेट है एटम का, निम्नतम ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जितने भी ऊर्जा स्तर यहां से आपको यहां तक मिलेंगे, इन सारे एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं। ये सब क्या कहलाती हैं? एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं। तो ग्राउंड लेवल के बाद ये जितनी सब होती हैं, ये सब कौन से एनर्जी लेवल्स हैं? एक्साइटेड एनर्जी लेवल। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है। ये सब एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। उसके बाद लास्ट जो 10.4 वाला है, इसको क्योंकि ये आयनित अवस्था है तो इसको हम बोलते हैं आयनित अवस्था, आयनन अवस्था। आयोनाइजेशन स्टेट इसको बोला जाता है, आयनन स्तर इसको कहेंगे, आयनन स्तर, आयोनाइजेशन लेवल, ये इसका नाम रखेंगे। तो सबसे नीचे कौन सा लेवल होता है? ग्राउंड एनर्जी लेवल। जैसे आपकी जब आप घर बनवाते हैं, बिल्डिंग कोई बनती है बड़े ज्यादा खंड की, तो सबसे पहला फ्लोर कौन सा फ्लोर होता है? ग्राउंड फ्लोर। उसको तो फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलते ना, वो ग्राउंड फ्लोर है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है पहले, ग्राउंड एनर्जी लेवल या मिनिमम एनर्जी का लेवल, इसे ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। इसके ऊपर ये जितने स्टेट मिलेंगे ये सब कौन से होंगे? एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं। उसके ऊपर जिस लेवल पर जाके इलेक्ट्रॉन आयनित होना शुरू हो जाएगा, परमाणु, उसको बोलेंगे आयनन स्तर, आयोनाइजेशन लेवल। पारे के परमाणुओं का आयोनाइजेशन लेवल कौन सा है? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये एक एनर्जी डायग्राम भी हम बना के दिखा सकते हैं आपको। और ये किसका है? मरकरी का। ऐसा एक हाइड्रोजन का भी बनाया जा सकता है, उसका अब हम लोग बनाएंगे और उसमें और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या स्टडी की है बताइए? कि किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो सभी ऊर्जाओं का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, उसमें आपने देखा ये सारी चीजें। बात समझ आई आपको? और इसके बारे में और भी जो अच्छी बातें हैं उनको अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।